ये किसान जो है न तो इस देश के लिए कोई नए हैं, न किसान आंदोलन नया है इस देश के लिए। मैंने कभी नहीं सुना कि सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए इतने सारे इंतजाम करती है, और एक बड़ा बजट होगा सरकार के पास इसके लिए। और किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? पहले भी सरकारें थी, और इतनी ताकत सरकार में कहाँ से आ गई जो किसानों से लड़ने को तैयार है? क्या किसान तो इस देश में कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि 60 से 70% लोग इस देश के वे भी किसान मजदूर हैं। तो जिस देश में 60 से 70% किसान मजदूर हो, 20% जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, फिर भी सरकार इतनी ताकतवर हो जाती है कि आप पे आंसू गैस के गोले छोड़े, आपको विदेशी की तरह ट्रीट करे, जिसे लगता है कि घुसपैठिया हैं आप। आपने बात उठाई कि ये सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुनती है, उन पे वार क्यों कर रही है, उनको दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रही। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी मनोनीत हुए एज एनडीए कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन 2014 से पहले, तो उससे पहले उन्होंने गुजरात मॉडल बनाया। गुजरात मॉडल ये था कि जब भूमि अधिग्रहण कानून आया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, जिसमें मंदसौर की घटना के बाद यूपीए 2 ने यह डिसाइड किया कि जब तक 80% किसानों की जमीन जिनकी अधिकृत हो रही है, जब तक वो रिटर्न में परमिशन नहीं देंगे, कोई भी एसईजेड के लिए, कोई भी कॉरपोरेट लॉबी के लिए जमीनें जो हैं वो नहीं ली जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में जो नंदीग्राम का प्रोजेक्ट था नैनो का, उस पर एक आंदोलन उठा और वहाँ के किसानों ने ये कहा कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो ज़बरदस्ती ली गई हैं, हमें हमारी ज़मीनें वापस चाहिए, हमें कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। उसमें फिर वो जो प्रोजेक्ट था वो वहाँ से उठ के गुजरात ले जाया गया और गुजरात में मोदी जी ने ये कहा कि मैं 1 रुपये में टाटा को ज़मीन दूंगा नैनो गाड़ी बनाने के लिए। अब वो ज़मीन की वैल्यू तो 1 रुपये नहीं थी, पर वो गाड़ी की वैल्यू 1 रुपये रह गई, क्योंकि आज वो गाड़ी चलती ही नहीं, वो प्रोजेक्ट जो था वो ख़त्म हो गया। उसी की तर्ज पर तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरात मॉडल में गुजरात शाइनिंग प्रोजेक्ट में गए। उन्होंने वहाँ पे 2002 के बाद से लेके 2013 तक मोदी जी की पॉलिसीज को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि मोदी जी की पॉलिसीज जो थी वो प्रो कॉर्पोरेट थी। वो उनको फ्री में ज़मीन मुहैया कराते थे। और चूंकि गुजरात में आपको पता है कि एग्री प्रोडक्शन सिवाय कुछ दालों के, बाजरा के और मोटे अनाज के ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पानी की वहाँ किल्लत है, तो लेबर सस्ती है। और मनरेगा लेबर भी अगर आप देखेंगे तो यूपी और गुजरात की लेबर सबसे सस्ती मिलती है। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात की लेबर सबसे सस्ती है। तो क्योंकि लेबर वहाँ सस्ती थी और ज़मीन जो थी 1 रुपये में मोदी जी देने को तैयार हो गए, तो कॉर्पोरेट को चाहिए क्या है? कॉर्पोरेट को चाहिए है सस्ती ज़मीन, फ्री में ज़मीन और सस्ती लेबर। और वो तमाम उन लेबर कोड्स के, अब जिस तरीके से मोदी सरकार जब सत्ता में आई 2014 में, वो इसीलिए आई क्योंकि उन कॉर्पोरेट्स ने उनका पैसा लगाया और खूब सारा धन अर्जित करके उन्होंने अपना इलेक्शन जीता। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था वो भी उन्हीं कॉर्पोरेट के द्वारा जो था प्रायोजित था, जिसमें अन्ना हजारे को। आपके यहाँ से कुत्ते की आवाज आ रही है? वो हमारे यहाँ से वो यहाँ पे फार्म पे डॉग्स होते हैं हमारे जो अच्छा, वो कुत्ते भौंक हैं, तो रहे हैं। वो एक्साइटेड हो रहे हैं, गाड़ी बाहर जा रही थी इसलिए। अच्छा, अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये बातें आई कि किसानों को की ज़मीनों को फ्री में जो है गुजरात की सरकार देने को तैयार हो गई, फ्री लेबर देने को तैयार हो गई, तो गुजरात मॉडल बन गया। तमाम इंडस्ट्री और प्रोडक्शन वहाँ शुरू हो गया। उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि पोर्ट्स पे भी, चाहे मुद्रा पोर्ट हो, चाहे वो गुजरात के कोंकण एरिया के पोर्ट्स हों, वो उनके चुनिंदा कॉर्पोरेट्स ने, अदानी ने कहा कि जब पैसा दे के काम ही करना है तो मैं पोर्ट्स हथिया लेता हूँ। पोर्ट्स पे जितने भी शिप आएंगे, कार्गो आएंगे, उनको वो मेरे होंगे या मेरे साथ उनका अनुबंध होगा। तो देश में क्या इंपोर्ट होगा जो सी रूट से आएगा, उस पे पोर्ट्स पे कब्जा भी उन कॉर्पोरेट्स का हो गया। 2014 में सरकार आने के बाद पहला काम सरकार ने क्या किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आई। और लैंड एक्विजिशन एक्ट लोकसभा में पारित करके जब राज्यसभा में भेजा तो उनके उनके नंबर रिक्वायर्ड नहीं थे, और वो सबसे पहले गलती थी मोदी जी की, और वो वहां पे डिफीट हो गया। 2015 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के डिफीट होने के बाद कॉर्पोरेट्स और सख्ते में आ गए। तो मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, मैं सांप्रदायिकता के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, काउ प्रोटेक्शन के नाम पर, ये सब चीजें करके मैं जनता का ध्यान जो है उस तरफ भटका दूंगा कि करप्शन की बात ही ना हो। आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब अन्ना हजारे को लेके आया गया तो ये कहा गया कि लोकपाल होना चाहिए, ताकि विधायिका के भी जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव भी जो हैं, वो भी जो है पारदर्शिता से दूर ना हो, उनका भी एनालिसिस हो कि आय से ज्यादा संपत्ति इनके पास कैसे आई। और अगर मान लीजिए कोई भी परियोजना में करप्शन होता है तो उसमें वो मिनिस्टर और वो मेंबर पार्लियामेंट और वो लेजिस्लेटिव, वो उसमें अकाउंटेबल हों।
आप बताइए 2014 के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जिस तरीके से झंडा उठा के इंडिया गेट पे कैंडल मार्च की गई, झंडा मार्च की गई, आज तक वो लोकपाल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब हमने इनसे पूछा 2016 में कि आपने लोकपाल की तर्ज पर करप्शन खत्म करने की तर्ज पर आए थे, पर आपने तो करप्शन को सेंट्रलाइज कर दिया। आपने एक पीएमओ बनाया, उसमें हाई पावर्ड कमेटी बनाई, तमाम एनवायरमेंट के रूल्स आपने ब्रेक किए। आपने कल की खबर देखी होगी, 150 परियोजनाओं में जो इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस की जगह है, जहाँ पे इकोलॉजिकल डिजास्टर होने की संभावना है, उन 150 प्रोजेक्ट्स में पीएमओ ने खुद हस्तक्षेप करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ताक पे रख के वो प्रोजेक्ट्स और परियोजनाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोयले की खदानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, वो सब अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को दी। और 2017 से लेकर 2019 तक 67 परियोजनाएं जो इन्वायरमेंटली डैमेजिंग सिचुएशन में थी, वो भी अदानी और अंबानी को दी गई। तो जिस तरीके से ये सरकार ने अपना रुख दिखाया लैंड एक्विजिशन एक्ट के डिफीट होने के बाद कि हम प्रो कॉर्पोरेट हैं, कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं, ये सरकार कॉर्पोरेट्स को प्रतिबद्ध है, उन्हीं से पैसा लेती है। उसके बाद फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए। इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने क्या किया, अरुण जेटली ने कहा कि हम जो इलेक्शन फंडिंग है उसको हम जो है वाइट कर देंगे, पैसे का लेन देन जो कैश का है वो खत्म कर देंगे। अगर आपने कैश के पैसे का लेन देन खत्म कर दिया तो आपने मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिराई, आपने गोवा में सरकार कैसे गिराई, आपने महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 फाड़ कैसे किए, आपने शिवसेना के 2 फाड़ कैसे किए, आपने जनमत के खिलाफ तमाम ईडी, आईटी, सीबीआई का सहारा लेकर आपने सरकारें तोड़ी। फिर आप देखिए एक और खुलासा आता है, 2 लाख करोड़ रुपए के जो बट्टे खाते में पैसा गया, उसमें जो 5,983 कंपनियां हैं, जिनमें अधिकतर शेल कंपनियां हैं, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। कल न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट में ऐसी 350 कंपनियों का उजागर किया गया। वो कंपनियों को पहले ईडी सीबीआई भेज के डराया गया, इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए और उसी के दौरान वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। और सबसे बड़ी बात है, 90% इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। 1 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद सकता है? या कोई व्यवसायी खरीदेगा या कोई कॉर्पोरेट कंपनी खरीदेगी। और ये वही कंपनियां हैं जो मोदी के साथ 2013 के से जुड़ी हुई हैं, ये उनके प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि अगर किसानी में उसको एमएसपी मिलेगी तो उसके बच्चे खुशहाल होंगे। उन्होंने अग्निवीर की योजना लाके आर्मी की रिक्रूटमेंट बंद कर दी। उन्होंने तमाम स्टेट्स के आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें पेपर लीक कराए, पीएससी से लेकर आरओ की भर्ती तक, आपके शिक्षार्थियों की भर्ती तक, सारे पेपर सारी स्टेट्स पे पेपर लीक हुए। ये कौन कराता है? ये सत्ता पक्ष में बैठे लोग कराते हैं। कभी आपने देखा सिविल सर्विसेज यूपीएससी का पेपर लीक हुआ? आपने देखा रेलवे भर्ती तक के पेपर लीक करे गए और उन पेपरों को लीक करके उनके अगले एग्जाम जो है वो 6-6, 8-8 महीने, साल-साल डिले किए गए। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में 2 साल कोई परीक्षा नहीं हुई, परीक्षार्थियों की भर्ती नहीं हुई, उसमें कई लोग एलिजिबिलिटी नॉर्म से हट गए। जब सरकार से पूछा गया कि 2 साल का एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आप एक्सटेंड कर दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। आज खबर आती है कि अब का एक नया जो पेपर है पीएससी का, उसमें इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। तो ये सिर्फ आपको जुमले देते हैं, ये आपको शिक्षा के नाम पर, एजुकेशन बजट के नाम पर 1% भी जीडीपी का नहीं देते हैं और 25 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का बट्टे खातों में डाल देते हैं। किसान क्या कहता है? किसान कहता है कि हमारी जमीन के जो हम मालिक है, उसकी जमीन का टाइटल हमारे नाम होना चाहिए। हम बेचना चाहें तो हम बेच सकते हैं, पर आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि जमीन बेचो। भारतमाला प्रोजेक्ट में भी इन्होंने कॉम्पनसेशन ठीक से नहीं दी। आपके सिरसा के किसान और सिरसा में जिनकी जमीनें भारतमाला प्रोजेक्ट में ली गई, वो आमरण अनशन पे बैठे, तब जाके डीसी ने उनकी कॉम्पनसेशन फॉर्मूला एग्री किया। जबकि हालांकि 10 गुना कॉम्पनसेशन ग्रामीण क्षेत्र में और 4 गुना कॉम्पनसेशन शहरी क्षेत्र में ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का मॉडल कहता है। और वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी परियोजना में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आप सुविधा करते हैं, तो उसी परियोजना में ग्रामीण कॉरिडोर की भी आप परियोजना करें, ताकि उनके बच्चों को काम धंधा मिले। आज जो पंजाब के किसान लड़ाई कर रहे हैं और जिस तरीके का स्मीयर कैंपेन और बीजेपी के गुंडे खेतों में खड़े होकर ये भाषण दे रहे हैं कि अब की बार हम इनको अभी बार आने नहीं देंगे, इनको हम यहाँ दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, तो ये सिवाय देश को खंडित करने के, देश के सांप्रदायिक ढांचे को, देश की संप्रभुता को, देश के लोकतंत्र को खत्म करने में है। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था तो सुखबीर बादल ने कहा था बहुत अच्छा कदम है,
होना चाहिए आर्टिकल 370 खत्म। आज वही सुखबीर बादल भूल गए, अनंतपुर रेजोल्यूशन उनके पिताजी का दिया हुआ था, जिसमें ऑटोनॉमी पंजाब के लिए भी मांगी गई थी। 371 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसका आपने जिक्र किया, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वो 371 आर्टिकल में आते हैं। उनके अपने प्रदेशों के अधिकार हैं, क्योंकि इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। हम सारी स्टेट्स को मिलकर भारत बनाते हैं। जिस स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके सबको एक ब्रश से नहीं पेंट कर सकते। नागालैंड की प्रॉब्लम्स अलग हैं, मणिपुर की दिक्कत अलग है। आप मैन पावर में जाके बॉर्डर लाइन तो खींच सकते हैं, पर आप उनके दिल नहीं जीत सकते, आप उनके आंसू नहीं पहुंच सकते, आप उनसे प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते। इस तरह की सरकार जो होती है वो दमनकारी सरकार होती है। पंजाब क्योंकि सोशल रिफॉर्मिस्ट स्टेट है, वो सबको बराबरी का हिस्सा देता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। इसीलिए उसको ये बात समझ में आ गई कि ये सरकार पंजाब को कुछ देने वाली नहीं है, हरियाणा को कुछ देने वाली नहीं है। पानी के मुद्दे पे, कावेरी के मुद्दे पे, वाईएसएल के मुद्दे पे ये तमिलनाडु और कर्नाटक केरल को लड़ा सकती है, कर्नाटक को आपके मध्य प्रदेश के खिलाफ कर सकती है, पंजाब को हरियाणा के खिलाफ कर सकती है। राजस्थान को ईआरसीपी प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं दे रहे हैं ये, ताकि ब्लेम सारा पंजाब और हरियाणा पे चला जाए। ये हर कम्युनिटी को, 36 बिरादरी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बांटो और राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों की थी, उसी के ये पक्षधर है। इसीलिए इन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। अगर ये आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिए होते तो इनको पता होता कि इस देश में कौन लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। दाहिया जी ने बिल्कुल ठीक बोला, इस देश में कुर्बानियों का, इस देश को बचाने का, इस देश में काला पानी की सजा लेने का, इस देश में अपने बच्चों को नछावर कर देने का, जो आपने देखा गुरु गोविंद सिंह के टाइम से चला आ रहा है, वो आज तक चला आ रहा है। इंडियन आर्मी में जो जवान शहीद होते हैं, आप परमवीर चक्र, आप अशोक चक्र, आप शौर्य चक्र, आप पुलिस मेडल, आप लिस्ट निकाल लीजिए, आप आजादी की लड़ाई की परवानों की फहरिस्त निकाल लीजिए। आपको उसमें सिख मिलेंगे, आपको उसमें पंजाबी मिलेंगे, आपको उसमें मुसलमान मिलेंगे, आपको उसमें वो माइनॉरिटी के लोग मिलेंगे जिनको ये 80-20 कह के खत्म करना चाहते हैं। ये देश को बांटना चाहते हैं, ये देश को खत्म करना चाहते हैं। किसानों से इनका कोई लड़ाई नहीं है, ये देश को खत्म करना चाहते हैं। और किसान तो इनके लिए एक एक्सक्यूज है, क्योंकि ये सोचते हैं जैसे गुजरात का किसान मान गया, उनके भूमि अधिग्रहण करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ गए, पर पंजाब का किसान गुजरात का किसान नहीं है। वो लड़ने में सक्षम है, वो अपनी लड़ाई अकेले भी लड़ सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बॉर्डर पर, कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा, कहीं से उनकी फंडिंग नहीं आ रही। अरे ये तो पंजाब का किसान है, वो हिंदुस्तान क्या, वो विदेशों में भी विदेशों की सरकारों को फंडिंग करता है, वो विदेशों में भी फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठा है, वो विदेशों में भी प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक है, उसकी सोच लोगों को जोड़ने की है, उसकी सोच लोगों को तोड़ने की नहीं है। इसीलिए मेरा आपके प्रोग्राम के थ्रू निवेदन है, किसानों को बदनाम ना करें। किसान चाहेगा तो आप सत्ता में रहेंगे, और किसान नहीं चाहेगा तो जिस तरीके से वो जमीन खोद के सोना निकालता है हल के द्वारा, वो आपको भी खोद के निकालेगा। नए सोने की फसल आएगी, नया भारत का निर्माण होगा, और भारत के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। जो ये लोग आए हैं देश को बांट के, राम प्रतिष्ठान करके, जगह जगह मंदिर की स्थापनाएं करके, ये सोचते हैं कि ये दो देश के जो है अंतरात्मा को जगोर देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये देश इनकी बातों में आने वाला नहीं है, ये देश सांप्रदायिक नहीं है, ये लोकतंत्र देश की सुरक्षा करता है। हमारी सोसाइटी प्लूरल है, हम साथ मिलकर रहते आए हैं हजारों साल से, और आगे भी रहते रहेंगे। इनकी इनकी विभाजनकारी नीतियों से इस देश को कोई असर नहीं पड़ सकता।